तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्जाम पर। ठीक है, तो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है 9 अप्रैल को फॉरेस्ट गार्ड का, तो उसकी सॉल्यूशन लेके आए हैं। आंसर की तो नहीं कहेंगे कि आंसर की तो लोग निकाली कि ए बता दिया, बी बता दिया, पर हम आपके साथ पूरा सॉल्यूशन लेके आएंगे। कोई आंसर सही है तो किस आधार पर सही है, उसके क्या तथ्य हैं क्या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूरा हम आपको डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सा आंसर कैसे सही है, किस हिसाब से सही है और उसका क्या सॉल्यूशन है पूरा। ठीक है, पर इसी वजह से हम इसको शायद थोड़ा लेट लेके आए हैं, क्योंकि कुछ लोग देखा होगा आपने तुरंत निकाल देते हैं आंसर की, तो सबने बहुत जल्दी आंसर की निकाल दी है। पर हमारी आंसर की निकालने का रीज़न ही यही है कि हमने इतना डिस्क्राइब किया हुआ है, सॉल्यूशन बहुत अच्छे से लेके आए हैं। तो उसको बताने से पहले हम इस चैनल को क्यों बनाया और सारी चीज़ें क्यों लेके आए, एक शुरुआत की है हमने, वो शुरुआत इसी फॉरेस्ट गार्ड के पेपर के साथ कर रहे हैं हम। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि मेरे साथ हैं संजय सर, जो दृष्टि द सक्सेस कोचिंग है करणपुर देहरादून में, उसको काफ़ी वर्षों से संचालित कर रहे हैं यहाँ ऑफलाइन में। और मैं मोहित यादव, मैं भी जीएस की फैकल्टी हूँ यहाँ। तो हम लोग मिलके और हमारी टीम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, काफ़ी सिलेक्शन भी दे रहे हैं यहाँ बच्चों को, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। आप लोग जो करणपुर देहरादून में होंगे तो जानते होंगे कि कोचिंग में कितने बच्चे, अच्छे खासी एक संख्या में बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं और अच्छी खासी संख्या में हम सिलेक्शन भी दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को सिलेक्शन दिए भी हैं। तो मेन मोटिव इसको लाने के पीछे जो है वो है कि जैसे करणपुर में लोग आ गए, देहरादून में लोग आ जाते हैं कि जिनके पास पैसा है और टाइम है, जिम्मेदारी है, नहीं है जिम्मेदारी, वो बच्चे चले आए। पर जो बच्चे जैसे कि देहरादून में से छोड़ के उत्तराखंड के दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं, अब वो बच्चे कैसे यहाँ आएँ, कैसे पढ़ें, कैसे चीज़ें पहुँचे, तो उन तक चीज़ें नहीं पहुँच पा रही थी और सबका सपना है कि सरकारी नौकरी की चीज़ें करनी है। तो हमारी टीम ने मिलकर सोचा कि क्यों ना ये चीज़ ऑफलाइन वाली जो है उसको हम ऑनलाइन किया जाए। तो इस वजह से हम लोग लेके आए इसको ऑनलाइन को। मेन मोटिव यही है हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शिक्षा पहुँच सके सारी, तो हम वही पहुँचाना चाहेंगे कि जो सिलेक्शन हम ऑफलाइन में दे रहे हैं हम ऑनलाइन में भी दें, जो शिक्षा हम ऑनलाइन दी जाए जो ऑफलाइन दी जा रही है हमसे। ठीक है, तो इसी वजह से मेरे साथ संजय सर हैं। संजय सर आपको अभी उत्तराखंड और हिंदी का पूरा पेपर सॉल्यूशन पूरा डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो बचेगा जीएस का पेपर वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मेन मोटिव हमारा है वो सिलेक्शन देना है। हम आने वाले समय में आपका फीडबैक आएगा, उसके बाद आने वाले समय में हम कुछ दिन बाद जीएस की उत्तराखंड की क्लासेस, उत्तराखंड जीके हो चाहे हिंदी हो चाहे जीएस हो, सारी क्लासेस शुरू भी करेंगे और जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। आपको कुछ भी पेड नहीं करना है, जैसे लोग पेड ग्रुप में चलाते हैं, पेड कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो सर आपसे डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद फिर मैं आपसे जीएस का डिस्कस करता हूँ। लीजिए सर। थैंक यू मोहित जी। चलिए, तो आपको विदित होगा हमारा चैनल यूट्यूब चैनल है आपका उत्तराखंड एग्जाम पर। तो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। स्टार्टिंग में जो आपका हिंदी का जो सेशन था 20 नंबर का, इसमें जो पहला क्वेश्चन था इतर प्लस इतर बराबर इतरेतर में लागू होने वाली संधि सूत्र है। ठीक है, तो यह आपका पहला क्वेश्चन था आपका इतर प्लस इतर बराबर इतरेतर, इतरेतर। ठीक है ना, तो यहां पे संधि सूत्र की बात कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन था आपका इको एनएचई, सेकंड जो ऑप्शन था अक सर्वेक्षण दीर्घ, तीसरा था विदे रेची और चौथा आंसर था आपका आद गुण। अर्थात अगर हम इसको डिफाइन करते हैं इतर प्लस इतर तो बराबर इतरेतर, इतरे अर्थात एक की बात कर रहा है, तो एक की बात कर रहा है, तो यहां पे जो संधि आएगी वो आपका डी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आद गुण, अर्थात गुण संधि के अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका डी आंसर इसका राइट होगा। दूसरा, निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। पहला ऑप्शन था हम किसी काल क्रम के, हम सभी काल चक्र के पहिए के नीचे पिस रहे हैं। दूसरा, इतनी रात बीती तुम क्यों आई, इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, जल्दी मत करो धैर्यता से काम लो। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपको दिख रहा होगा सी ऑप्शन। ठीक, अर्थात सी ऑप्शन क्या है, इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, अर्थात जो राइट आंसर आपका वो सी वाला आपका आंसर राइट होगा। ठीक, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था आपका अभागा सुख से वंचित रह जाता है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, इस अर्थ में लोकोक्ति के लिए उपयुक्त है।
ठीक, तो यहां पे लोकोक्ति अर्थात मुहावरे, इडियम्स आपने पढ़े होंगे। पहला क्वेश्चन था अंधा पीसा कुत्ता खाए, जो कि आपका रॉन्ग था। दूसरा अंधेरी नगरी चौपट राजा, तीसरा कोयले की दलाली से मुंह काला, और इसका जो सही आंसर था बी, अंधा बगुला कीचड़ खाए, अर्थात बी ऑप्शन आपका राइट था, अंधा बगुला कीचड़ खाए। ठीक, उसके बाद चौथा क्वेश्चन था आपका राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना, राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्व स्वीकृत समझी जाती है वह कहलाती है। तो पहला ऑप्शन था परिपत्र, दूसरा था विज्ञापन, तीसरा था प्रेस विज्ञप्ति, और लास्ट जो ऑप्शन था आपका वो आपका डी ऑप्शन था विज्ञप्ति। तो इसका आंसर आपका विज्ञप्ति था, जो आपका भेजा जाता आपका उसे आपका विज्ञप्ति के माध्यम से इसको बोला जाता है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया समूह ने 1882 में समाचार, हिंदी समाचार के लिए किस समाचार एजेंसी की स्थापना की? तो यहां पे एजेंसी थी हिंदुस्तान समाचार, दूसरा था भाषा, तीसरा था समाचार भारती, और लास्ट आपका यूनिवार्ता। तो इसका डी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसका राइट आंसर आपका यूनिवार्ता, ठीक है ना, अर्थात यूनिवार्ता, ये आपका लास्ट ऑप्शन इसमें क्या आपका राइट आंसर था। छठा क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर इनमें से किस स्मृति कोष में अपना डाटा संचित करता है? तो पहला ऑप्शन था आपका रैम, सेकंड ऑप्शन था आपका रोम, थर्ड ऑप्शन था बाइट, और लास्ट ऑप्शन था आपका सीपीयू। अर्थात इसका जो सही आंसर आपका वो आपका रोम है। रोम अर्थात हम लिख सकते हैं आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये इसका कंप्यूटर ऑपरेटर में क्या आपका स्मृति कोष को अपना डाटा संचित करता है। तो राइट आंसर इसका रोम होगा। ठीक, आगे प्रविशेषण को इनमें किसने अंतर विशेषण नाम दिया? तो देखिए प्रविशेषण की अगर हम बात करें तो प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता। और विशेषण क्या होता है? विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और विशेषण की जो विशेषता प्रकट करते हैं ऐसे शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। और यही प्रविशेषण को अंतर विशेषण का जो नाम दिया वो एक आपके एक हिंदी के पोएट हमारे हैं, उनका नाम है कांता प्रसाद गुर, अर्थात कांता प्रसाद गुर, जिन्होंने चिन्हों को भी डिफाइन किया, 20 प्रकार के चिन्हों ने डिफाइन किया। जैसे चिन्ह आपका हम कह सकते हैं अल्पविराम, अर्धविराम या क्वेश्चन मार्क, इस तरह के क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर था पंडित कांता प्रसाद गुरु, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर था। ठीक, उसके बाद 8वां क्वेश्चन है कि इनमें से लेखक और उसकी रचना का एक युग्म सुमेलित नहीं है, वह है। पहला था मुक्तिबोध, काट का सपना, बिल्कुल सही था। मनु भंडारी, त्रिशंकु, बिल्कुल सही आंसर था। शेखर जोशी, हलवाहा, यह भी सही था। लास्ट जो था आपका शैलेश मटियानी, उत्तर प्रदर्शनी, तो इसका रॉन्ग आंसर था। तो ये आपका डी ऑप्शन इसमें क्या आपका गलत था। ठीक, निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहां पे हारित भी बोलते हैं, रक्तलोचन भी इसका पर्यायवाची है, परेवा भी पर्यायवाची है। इसका बासंत, इसका पर्यायवाची क्या आपका बासंत, इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक, आगे 10वां क्वेश्चन था इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेडिंग कहानी से है? सिल्वर वेडिंग कहानी से तो पहला था आपका गंगाधर पंत, कृष्ण पंत, गिरीश पंत, यशोधर पंत। तो इसका डी ऑप्शन जो था वो था यशोधर पंत, यशोधर पंत, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर था। ठीक, उसके बाद खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम से इनमें से किसने दिया? पहला ऑप्शन था सुनीति कुमार चटर्जी, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, लास्ट आपका कामता प्रसाद गुर। तो इसका राइट आंसर आपका बी कामता प्रसाद गुर, कामता प्रसाद गुर, तो इसका सही आंसर था। उसके बाद 12वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली है। तो गढ़वाली बोली अर्थात बोली और भाषा में आपको पता ही होगा, बोली जो किसी गांव क्षेत्रीय विशेष में बोली जाती है, भाषा किसी राज्य विशेष में बोली जाती है। तो उनमें पूछा गया था कि गढ़वाली बोली की एक उपबोली जो बताई गई है वो बोली आपका सलानी है।
अर्थात गढ़वाली बोली में जो बोला जाता है उस बोली को सलानी बोली के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी आंसर इसका राइट था। ठीक, अब 13वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन है। तो देखिए अंतस्थ व्यंजन की अगर हम बात करें तो व्याकरण के अंदर अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या बताई गई है वो आपका 4 बताई गई है। 4, जिसमें से आपको विदित होगा य, र, ल, व। ये 4 क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है ना, तो ये आंसर इसका डी ऑप्शन राइट था। अब 3 ऑप्शन यहां पे और दिए हैं, स, स, ह, ये तीनों ऊष्म उष्ण या संघर्षी व्यंजन है। दूसरा ऑप्शन था च, छ, ज, झ, ये तालु से आपके बोले जाते हैं, च, छ, ज, झ। त, थ, द, ध, ये आपके दंत से बोले जाते हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन जो था अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, ये इसका राइट आंसर है। आगे इनमें से इक का तत्सम शब्द है, तो इक का तत्सम शब्द आपका इच्छु, इच्छु, अर्थात ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। तो ये इसका सही आंसर था। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो पहला था आपका भास्कर, तो भास्कर आपका बिल्कुल आपका सही था, ये राइट आंसर था। दूसरा द्वारका, ये भी राइट आंसर था। तीसरा कृषांगिनी, तो कृषांगिनी आपका कृषांगिनी में कृषांग, ठीक है ना, और गी, ये इसका राइट आंसर था। तो ये इससे क्या आपका कृषांगी का मतलब क्या होता है? दुबले पतले वाली क्या आपका शरीर वाली स्त्री, तो आपका कृषांगी उसे कहा जाता है। तो यही इसका क्या आपका कृषांगिनी ना होकर के कृषांगी होना चाहिए था, जो इसका राइट आंसर क्या आपका ये माना जाता था, लेकिन क्या आपका कृषांगिनी था, जो इसको गलत आंसर दिया गया है। ठीक, और लास्ट आपका प्रज्वलित, तो प्रज्वलित भी आपका क्या आपका सही आंसर है, अर्थात सी ऑप्शन इसका गलत। 16वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में से तद्भव और उसके तत्सम रूप का एक अशुद्ध शब्द है, वह है। तो इसका पहला था श्रेष्ठ, सेठ का सृष्टि, ये भी सही था। टकसाल का टकसाला, ये भी सही था। कटल का कंटफल, ये भी सही था। रहट का अरहट, तो ये इसमें क्या आपका अशुद्ध शब्द था, रहट का अरहट, तो इसका ये आंसर इसका रॉन्ग था। ठीक, 7वां क्वेश्चन है विलोम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का युग्म है। तो पहला था प्राची का प्रतिची, समास का व्यास, मर्षण का रुच, अनद का निरद, अर्थात अनद का जो अर्थ है आपका वो निरद नहीं है, बल्कि क्या आपका इसमें का ये पवित्र या पाप न करने वाला, ये इसका आंसर बताया गया। तो इसका डी ऑप्शन इसका क्या आपका डी ऑप्शन इसका गलत था। तो ये आपका क्या है आंसर इसका ये होगा। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ नहीं है, वह है अनेकार्थी। ठीक है ना, तो अनेकार्थी में पहला था पर्त, दूसरा था गर्त, तीसरा था सेना और चौथा था आपका निकर। तो गर्त मतलब खाई होता है, जो इसका क्या आपका दल का पर्यायवाची, सॉरी दल का सही अर्थ नहीं था, गर्त खाई होती है। तो इसका आंसर क्या आपका बी ऑप्शन इसका गलत है। नागरी विधि, नागरी लिपि में मात्राओं के सुधार लाने के लिए 12 खंडी चलाने वाला, सॉरी 12 खंडी चलाने का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसका था? तो इसका पहला आंसर था काका कालेलकर, धीरेन्द्र वर्मा, आचार्य नरेंद्र देव, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका आंसर था आपका ए काका कालेलकर। तो इसका ये आंसर इसका राइट था। अब लास्ट जो क्वेश्चन था 20वां, गोसाई दत्त निम्न इनमें से रचना का मूल नाम है। तो गोसाई दत्त आपका जो नाम था सुमित्रानंदन पंत, जो आपका सुमित्रानंदन पंत जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार सिदंबरा में दिया गया, तो वही सुमित्रानंदन पंत को गोसाई के नाम से भी इनको संबोधित किया जाता है। तो इसका आंसर आपका ए बी ऑप्शन इसका राइट था, सुमित्रानंदन पंत इसका आंसर था। तो ये था आपका हिंदी का। अब आगे चलते हैं, आपका अगला जो प्रश्न था उत्तराखंड का जो हम बताने जा रहे हैं। अब उत्तराखंड का हम शुरू करते हैं। चलिए, तो उत्तराखंड का पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो देखिए पहला ऑप्शन था जागर, दूसरा ऑप्शन था रम्माण, तीसरा ऑप्शन था नंदा जात और चौथा ऑप्शन था फूल वालो
की सैर। ये 4 ऑप्शन थे। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या पूछ रहा है कि कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। तो देखिए उत्तराखंड में जागर की अगर हम बात करें तो यह जागर टिहरी उत्तरकाशी क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो यही जागर सम्राट जो बताया गया, यह बताया गया प्रीतम वर्तमान को, और वही जागर गायिका जो है वो बसंती बिष्ट को बताया जाता है। तो यह आंसर आपका सही था। रम्माण की अगर हम बात करें तो यह रम्माण जो आपका उत्सव है यह चमोली क्षेत्र में मनाया जाता है। इसे 2009 में यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया। तो यह भी सही था। तीसरा ऑप्शन नंदा राज यात्रा, चमोली के नौटी गांव से 12 वर्षों बाद नंदा राज यात्रा प्रारंभ होती है। तो यह भी सही था। और डी ऑप्शन फूल वालों की सैर, तो यह ऑप्शन आपका रॉन्ग था। तो इसका आंसर क्या आपका डी ऑप्शन इसका क्या आपका रॉन्ग था। तो यह आंसर इसका यह है। जाड़ उत्तराखंड के किस जनजाति की एक उपजाति है। तो देखिए जाड़ अर्थात मैं जाड़ की बात करूं तो यह जाड़ अर्थात भोटिया जनजाति की अगर हम बात करें तो यह भोटिया जनजाति उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में आपको विदित होगा एक जिला आता है आपका चमोली, एक जिला आता है आपका पिथौरागढ़, एक जिला आता है आपका उत्तरकाशी और एक जिला आता है आपका इधर अल्मोड़ा। इन 4 जिलों में निवास करने वाली जनजाति भोटिया जनजाति है। अब यहीं पर एक अंग्रेज होते हैं जिनका नाम है एटकिंसन महोदय। एटकिंसन महोदय इन सबसे पहले भोटिया शब्द को भोटिया नाम से संबोधित करते हैं। तो यही भोटिया संबोधित करते हैं, यही एटकिंसन चमोली में भोटिया जनजाति को मार्चा तोलछा कहते हैं, पिथौरागढ़ में जोहरी सोका दारिया कहते हैं और इन्हीं भोटिया जनजाति को उत्तरकाशी में जाड़ कहते हैं। और यही जाड़ से क्या आपका आंसर इसका राइट था। तो इसका जाड़ उत्तरकाशी क्या आपका भोटिया जनजाति से संबंधित इसको बताया जाता है। ठीक है। तो आपका बाकी जौनसारी जनजाति गढ़वाल की सबसे बड़ी, उत्तराखंड के दूसरे नंबर की जनजाति है। राजी जनजाति राज्य की सबसे छोटी जनजाति, थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति। तो ये आपका राइट आंसर आपका सी आंसर इसका राइट था भोटिया। नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक हैं। तो नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक केशव दास अनुरागी जी है। तो इसका पहला ही ऑप्शन आपका राइट था। बाकी रणवीर सिंह बिष्ट, यशोधरा मटपाल, अनूप शाह इनका आंसर नहीं था। ए आपका अनुरागी आपका इसका राइट आंसर है। उसके बाद ऑप्शन था आपका निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का नाक में पहने जाने वाला पारंपरिक गहना नहीं है। तो देखिए अगर यहां पे ऐसा भी घुमा सकता था कि है उपयुक्त सभी होता तो इसमें सभी थे। तो इसमें एक ऑप्शन था आपका नथ। तो भैया कॉमन सी बात है, नथ मतलब नाक में पहनी जाती है नथ। दूसरा था आपका बुलाक। तो बुलाक भी आपका क्या है नाक में पहनी जाती है। फिर आपका फूली, फूली भी नाक में पहनी जाती है। और एक आता है मुर्की। तो मुर्की आपका कान में पहनी जाती है। तो बी ऑप्शन इसका रॉन्ग, अर्थात मुर्की कान में है न कि नाक में। अगला, उत्तराखंड में रागी को कहा जाता है। तो रागी अर्थात जड़ला, बाजरा, चीना, मंडवा। तो मंडवा को क्या आपका रागी के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। उत्तराखंड में 2021-22 मत्स्य उत्पादन कितना था। मत्स्य मतलब मछली से हम संबंधित लगा सकते हैं। तो इसका उत्पादन का मतलब क्या प्रोडक्ट कितना है। तो यह आपका जो बताया जाता है तो पहला ऑप्शन था 5.130 हजार मीट्रिक टन। सेकंड 5.367 हजार मीट्रिक टन। सी 6.090 हजार मीट्रिक टन। और लास्ट 7.900 हजार मीट्रिक टन। तो इसका राइट आंसर था सी 6.090 हजार मीट्रिक टन। ठीक, तो आपका सी ऑप्शन इसका राइट। फिर अगला क्वेश्चन था उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादकों को भारत के दूसरे राज्यों में किस ब्रांड से बेचा जाता था। हस्तशिल्प अर्थात हाथ से बनाई जाने वाली जो वस्तुएं हैं उसे हस्तशिल्प बोलते हैं। हस्तशिल्प मोस्टा जो रिंगाल से संबंधित था, वही रिंगाल जो उत्तराखंड में हमारे पारंपरिक आपका सामग्री रोटी रखने के लिए या गोबर ढोने के लिए तमाम सारे गढ़वाल क्षेत्र में इनका प्रयोग किया जाता है। तो वही रिंगाल, तो इनका जो ब्रांड नाम दिया गया वो हिमाद्री ब्रांड है। तो इसका डी ऑप्शन था हिमाद्री ब्रांड। हिमाद्री ब्रांड नाम से क्या इनको बेचा जाता है। अगला, उत्तराखंड की
छठी आर्थिक जनगणना 2012-13 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम संख्या महिला उद्यमियों द्वारा उद्यमों को संचालित किया जाता है? तो देखिए यह क्वेश्चन थोड़ा विवादित है। हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या को उत्तरकाशी मार रहे हैं या इसका क्या उत्तरकाशी हम बता रहे हैं, लेकिन आयोग इस आंसर को क्या देता है, अलग अलग प्रकार किताबों में अलग अलग चस्पा किया गया है, तो इसका आंसर हम उत्तरकाशी बोल रहे हैं। अब आयोग के अनुसार क्या आता है, तो अभी आपका राइट आंसर आपका उत्तरकाशी ही इसको बताया जा रहा है। ठीक, निम्नलिखित जिलों में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYS के अंतर्गत सर्वाधिक श्रमिकों के नामांकन किस जिले में हुए हैं? तो पहला ऑप्शन था हरिद्वार, दूसरा था देहरादून, तीसरा था अल्मोड़ा और लास्ट था आपका उधम सिंह नगर। तो इसका डी ऑप्शन था US नगर। सबसे ज्यादा क्या आपको PMY के अंतर्गत क्या श्रमिकों जो काम करने वाले जो है व्यक्ति उनको क्या उधम सिंह नगर में इसको सर्वाधिक जिले में बताया गया है। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड की मुख्य निर्यात मत दिसंबर 2021 तक 2021-22 के दौरान क्या थी? पहला ऑप्शन था प्लास्टिक एंड रबर, केमिकल प्रोडक्ट्स, बेस मेटल्स, रत्न बहुमूल्य एवं अर्ध बहुमूल्य स्टोन्स। तो इसका बी ऑप्शन था आपका केमिकल प्रोडक्ट्स। तो ये आपका सही आंसर इसका केमिकल प्रोडक्ट्स। उत्तराखंड में विज्ञान धाम स्थित है। तो देखिए विज्ञान साइंस की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में जो विज्ञान धाम है पौड़ी, कर्णप्रयाग, देहरादून, मसूरी, तो ये देहरादून जनपद के छाजरा के पास ये विज्ञान धाम स्थित है। यहीं पर आपका इसका आंसर देहरादून इसका राइट आंसर था, अर्थात सी ऑप्शन आपका देहरादून इसका राइट आंसर है। भारत का प्रथम लाइकेन पार्क विकसित किया जा रहा है। तो लाइकेन अर्थात कवक से लिया जाता है। यही लाइकेन पार्क मुनस्यारी अर्थात पिथौरागढ़, बी ऑप्शन आपका दिया है मुनस्यारी, जिसका पुराना नाम मानस्यारी भी कहते हैं, इसे तिक्सेन के नाम से भी जाना जाता है। इसी मुनस्यारी के अंतर्गत राजी जनजाति भी निवास करती है। तो यहीं पर आपका लाइकेन पार्क आपका स्थित बताया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन था हरेला उत्तराखंड का प्रसिद्ध है। तो देखिए हरेला की अगर हम बात करें, कुमाऊं क्षेत्र के अंदर जुलाई माह में एक त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम हरेला है। तो हरेला एक पर्व है जो जुलाई माह में मनाया जाता है और इसमें किसी मिट्टी के बर्तन में 7 से 8 प्रकार के अनाजों को बोया जाता है और हरेला 8 दिन बाद उसे काटा जाता है और इसे शिव, पार्वती, कार्तिकेय आदि देवताओं को चढ़ाया जाता है और यही हरेला त्योहार आपका उत्तराखंड का एक त्योहार इसको बताया जाता है। अगला क्वेश्चन था उत्तराखंड में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? देखिए वन्य जीव का मतलब WLS, दो चीजें होती है, एक होता है आपका NP और एक होता है WLS। ठीक है ना। WLS की अगर हम बात करें अर्थात ये आपका WLS, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको हिंदी में कहते हैं वन्य जीव अभयारण्य, और एक होता है NP अर्थात नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये 7 हैं, WLS 7 है और NP अर्थात 6 है। तो इसमें आंसर 6 भी था 7 भी था। तो 6 आपका नेशनल पार्क है और 7 आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो राइट आंसर आपका 7 इसमें आंसर था, अर्थात सी ऑप्शन। 6 भी दिया है, 4 भी दिया है, 8 भी दिया है, जिसमें 7 आपका राइट आंसर। अगला, उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र कहां स्थापित किया गया? तो पशु क्वारंटीन अर्थात पशुओं को क्या आपका क्वारंटीन के अंदर किसी दायरे के अंदर रखा गया। तो इसे करने वाला पहला जो पार्क था वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो नैनीताल पौड़ी जनपद में फैला हुआ है। 8 अगस्त 1936 को सर हैली के नाम पर इसका नाम हैली नेशनल पार्क पड़ा। उसके बाद 54 में इसका नाम रामगंगा पड़ा। फिर क्या इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर कॉर्बेट पड़ा और वर्तमान में भी इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। तो यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल पौड़ी जनपद में इसको बताया जाता है। अगला क्वेश्चन था ये उत्तराखंड में यूनेस्को स्थल है। तो यूनेस्को के द्वारा 1988 में एक यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत की सूची में जो शामिल किया गया वो किया गया नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इसका डी ऑप्शन इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन,
उत्तराखंड की 2 महिला सरपंचों को राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ जल सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया? तो इसका आंसर था बी, कविता देवी और निकिता चौहान। तो इसका बी आंसर इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 22वें कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता? तो यहां पे पहला क्वेश्चन था जसपाल राणा। जसपाल राणा का संबंध शूटिंग से है, इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा था लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है, राइट आंसर आपका लक्ष्य सेन ही है। तीसरा वंदना कटारिया, इनका संबंध हॉकी से है। चौथा ऑप्शन आपका चिराग सेन, इनका संबंध भी आपका बैडमिंटन से है। तो इसका राइट आंसर आपका लक्ष्य सेन अर्थात बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में नहीं था? पहला वीरेंद्र डंगवाल, अजीत डोभाल, नरेंद्र नेगी, गिरीश चंद तिवारी। तो सबको दिया गया नरेंद्र नेगी, जिन्हें गण रत्न के नाम से जाना जाता है, इन्हें क्या आपका गौरव सम्मान में सूची में शामिल नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन, 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के एक 500 वर्ष पुराने नौले स्टेट वेल को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया या स्थित है? बागेश्वर, विंसर, रानीखेत, शिवनाराकोट। तो इसका राइट आंसर आपका सी, शिवनाराकोट इसका राइट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद यूकोस्ट का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ये आपका पहला था डॉक्टर राजेंद्र डोभाल, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, प्रोफेसर दुर्गेश पंत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन प्रोफेसर दुर्गेश पंत इसका राइट आंसर है। अक्टूबर 2022 नेहरू पर्वतारोहण संस्थान अर्थात निम, NIM, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई 14 नवंबर 1965, 1965 निम की स्थापना उत्तरकाशी में हुई। तो यहां पे क्या पूछ रहा है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षकों की हिमस्खलन के कारण किस चोटी पर मृत्यु हो गई थी? तो यहां पे उत्तरकाशी में रानी का डांडा, द्रौपदी का डांडा, जोगिन का डांडा, ये उत्तरकाशी जनपद में है। तो यहीं पर द्रौपदी का डांडा 2 अर्थात सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उत्तराखंड खुले शौच में मुक्त होने वाला कौन सा राज्य बना? तो इसमें पहला, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। तो इसका आंसर था आपका सी अर्थात चौथा खुला शौच करने वाला राज्य इसको बताया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस जनपदों में सर्वाधिक वन क्षेत्र किसमें है? तो इसका सर्वाधिक वन क्षेत्र पौड़ी के बाद उत्तरकाशी जनपद आपका सर्वाधिक वन क्षेत्र में इसको बताया जाता है। अगला क्वेश्चन, पर्वतीय कस्तूरी मृग के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। एकाकी प्राणी वंदनावस्था में दिखना मुश्किल, या आयुष्मान की रेड डाटा सूची में खतरे में नहीं है, उत्तराखंड में यह प्रजाति अवैध शिकार के कारण खतरे में है। अर्थात पहला और तीसरा, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अक्षांश दर्पण के लेखक है? तो आपका अक्षांश दर्पण के जो लेखक है वो आपका पंडित नयन सिंह अर्थात ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है आपका। तो ये इसका राइट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बोरासू दर्रा उत्तरकाशी बिल्कुल सही है, तुन्नुंग दर्रा चमोली ये भी सही है, लमखगा दर्रा उत्तरकाशी ये भी सही है। अब आता है एक दर्रा आपका बड़ा होती दर्रा। देखो बड़ा होती दर्रा, ये बड़ा होती दर्रा जो आपका है ये पाया जाता है बड़ा होती दर्रा, एक जिला आता है आपका पिथौरागढ़, क्या आता है पिथौरागढ़, और एक जिला आता है आपका चमोली। तो पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में एक दर्रा पाया जाता है जिसका नाम बड़ा होती है। तो यही बड़ा होती दर्रा क्या आपका पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में है, जो कि इसका राइट आंसर नहीं है। तो बड़ा होती दर्रा उत्तरकाशी न होकर के आपका पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में इसको बताया जाता है। ठीक, अब अगला जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित गोविंद वन्य जीव विहार किस जनपद में स्थित है? तो देखिए गोविंद वन्य जीव अभयारण्य या वन्य जीव अभयारण्य 1955 में
इसकी स्थापना होती है उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में। और इसका जो मुख्यालय बताया गया देहरादून जनपद के राजाजी नेशनल पार्क, इसका मुख्यालय बताया जाता है। स्थापना 1955 में होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट है। निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट ये पीपल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो चिपको मूवमेंट पीपल हिस्ट्री के लेखक सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, रमेश चंद्र, लास्ट ऑप्शन आपका शेखर पाठक। इनके द्वारा द चिपको मूवमेंट ए पीपल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस नगर में 2001-11 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि परसेंटेज पंजीकृत किया गया? तो यह था आपका बी ऑप्शन अल्मोड़ा छावनी। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी काली नदी की सहायक नदियां हैं? तो देखिए काली नदी की सहायक नदियां है पिंडर और धौलीगंगा। तो पिंडर और धौलीगंगा, पिंडर सुना होगा आपने, पिंडारी ग्लेशियर। धौलीगंगा कौन सी? पश्चिमी धौलीगंगा त्रिशूल या कुनलुन पर्वत से निकलती है। तो ये सब क्या आपका विष्णु प्रयाग और क्या आपका पिंडर कर्ण प्रयाग, ये आपका रॉन्ग आंसर है। दूसरा सांग को, ये भी नहीं था। डब्बा और निराल, ये भी नहीं था। तो ये क्वेश्चन था आपका पूर्वी धौलीगंगा और कुठियांटी काली की सहायक नदियां हैं और यही आंसर इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन, हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक कौन है? तो हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक है आपका शेखर पाठक, अर्थात डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पौवार वंश के शासनकाल में सुपकारपति हुआ करता था। पहला राजा का सुरक्षा अधिकारी, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, युवराज। तो इसका बी ऑप्शन राइट था। राजकीय भोजनालय का प्रभारी इसको सुपकारपति के नाम से इसको कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो देखिए 1886 में जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ, इस समय क्या आपका कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने करी थी? दादा भाई नेहरू जी ने करी थी। तो दादा भाई नेहरू जी के नेतृत्व में जब यह अधिवेशन हुआ तो इसमें उत्तराखंड का एकमात्र व्यक्ति था जिसका नाम था ज्वाला दत्त जोशी। तो ज्वाला दत्त जोशी ने इसमें भाग लिया। तो इसका आंसर आपका ज्वाला दत्त जोशी था। कौन सा पवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था? तो इसका बलभद्र शाह, श्याम शाह, मान शाह। तो इसका ए आंसर इसका मान शाह। इसे मानपाल के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा एक युद्ध लक्ष्मी चंद के साथ किया जाता है। निर्णायक 8 युद्ध इसमें किए जाते हैं। 7 युद्ध में मान शाह जीतता है और निर्णायक 8वां युद्ध लक्ष्मी चंद जीता है, जिस कारण कुमाऊं क्षेत्र में सितंबर माह में एक त्योहार मनाया जाता है जिस त्योहार का नाम खत डूबा त्योहार है। तो इसका आंसर मानसा है। उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला भूतह गांवों की सर्वाधिक है? तो इसका पहला था हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर। तो इसका डी ऑप्शन आपका पौड़ी इसका राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन था पप्पू कार्की कला की किस विधा से संबंधित है? देखिए पप्पू कार्की जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, इनके बेटे आपने सुना होगा दक्ष कार्की। ये आपका इनका जो संबंध बताया जाता है वो आपका किससे बताया जाता है? आपका नृत्य से बताया जाता है। तो पप्पू कार्की कला विधा के संबंधित आपका नृत्य से संबंधित को बताया जाता है। किस वर्ष कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कर दिया गया? तो सबसे पहले कुमाऊं परिषद बनता है 1916 में, और जब ये 1916 में बनता है ठीक उनके 1926 में 10 साल बाद इसका विलय कांग्रेस में कर दिया जाता है। तो 1926 में इसका विलय कांग्रेस में हुआ। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर आपका टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली। तो बी ऑप्शन आपका पौड़ी गढ़वाल में नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर बताया जाता है। और लास्ट जो 100वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? गोना भूसंकलन 1893, नैनीताल भूसंकलन 1880, तवाघाट भूसंकलन 1998 और कर्मी भूसंकलन 1983। तो आपका तवाघाट भूसंकलन 1998 इसका रॉन्ग आंसर था। चलिए तो अब बाकी का आगे का जो सॉल्यूशन है ये मोहित जी करेंगे। मोहित जी। थैंक यू सर।
और आपने देखा होगा, आपको पसंद आया होगा, सर ने इतने अच्छे से पूरा डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छे से पूरा बताया, आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, तो उसी के साथ मैं इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊंगा और मैं आपके साथ शेयर करूंगा जीएस का पेपर पूरा सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था इसमें जीएस में, वो पहला क्वेश्चन है प्रेस की स्वतंत्रता पूछा गया था। ठीक है, तो किस आर्टिकल में आती है प्रेस की स्वतंत्रता? तो इसमें सबसे बड़ा खेल खेला कि आर्टिकल 19 में आती है, सबको पता थी, और आर्टिकल 19(1) तक पता था, पर इसमें आर्टिकल 19(1) के जो सब क्लॉज थे उनको भी दे दिया गया। जैसे आर्टिकल 19 का सब क्लॉज एक था ही था, उसके साथ का भी दे दिया गया, खा भी दे दिया गया, गा दे दिया और दा दे दिया। अब आपका पूरा अच्छे से पता होगा आपको, तो आप इसे डिस्क्राइब कर पाएंगे। ठीक है, तो का में क्या था? का में दिया होता, पहले ये बता देता हूं गलत कौन से है। ठीक है, दा तो है ही नहीं, क्योंकि चा था वो था संपत्ति का। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो चा पार्ट था वो हटा दिया गया था। अब बचे ये 3 पार्ट, तो इसके अंदर ही दिया हुआ प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, और इसके अंदर एक और दिया होता है, वो क्या है? सूचना का अधिकार, यानी कि आरटीआई। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अंतर्गत क्या चीजें दी थी? 2 चीजें दी हैं, प्रेस की स्वतंत्रता दी है और सूचना का अधिकार जो आरटीआई दिया है 2005 में आया था, तो वो दिया है। तो सही आंसर क्या था हमारा? वो प्रेस की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19(1) का। ठीक है, अब दूसरा इसमें पूछा गया है कि संघीय संसद की सार्वजनिक उपक्रमों के से संबंधित जो समिति थी उसके बारे में पूछा गया कि ये समिति के सदस्य कितने होते हैं। तो मैं आपको बताऊं पहले कि ये समिति आई थी 1964 में, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पे समिति को लाया गया था, और जब इसको लाया गया था तो इसमें 15 सदस्य थे। कितने मेंबर थे? 15। और बाद में चल के फिर इसमें क्या किया गया कि 1974 में इसमें सदस्य और बढ़ा दिए गए, और इसमें अब सदस्य कर दिए गए 22। 15 सदस्य हैं वो लोकसभा से होंगे, ठीक है, और 7 सदस्य होंगे वो किससे होंगे? राज्यसभा से। ठीक है, तो 1964 में ये कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पे इसको लाया गया, तब इसमें 15 सदस्य थे, और बाद में 74 में कितने सदस्य कर दिए गए? 22 सदस्य। तो इसमें पूछा गया था, तो इसके हिसाब से कौन सा सही है? बी आपका जो होगा वो करेक्ट होगा। 15 लोकसभा से और 7 होंगे वो किससे? राज्यसभा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो भारत की राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, और उसमें पूछा गया था आपसे कि संसद द्वारा 2/3 बहुमत की विधायी प्रक्रिया द्वारा, और अगला ऑप्शन दिया था कि संसद के और संबंधित राज्यों के साधारण बहुमत की विधायी प्रक्रिया द्वारा, संसद के साधारण बहुमत विधायी प्रक्रिया द्वारा, या केवल लोकसभा द्वारा। तो इसमें ये पूछा गया था। पहली बात तो ये है कि जो सीमाओं को परिवर्तन से संबंधित है, ये कौन से आर्टिकल में? तो ये सीमाओं के जो परिवर्तन, किसी भी राज्य की सीमा, नाम या क्षेत्र में जो भी परिवर्तन किया जाएगा वो किसके तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है, पहली बात। ठीक है, और आर्टिकल 3 में ये सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद ये शक्ति दी है वो किसके पास है? तो ये शक्ति किसके पास है? वो है संसद के पास। ठीक है, संसद किसको बोलते हैं? लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला के संसद बनती है हमारी। ठीक है, अब जब ये विधेयक कोई लेके आया जाएगा किसी भी संसद में किसी के राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन से संबंधित, तो सबसे पहले वो अध्यादेश को राष्ट्रपति के पास लेके जाना होता है। राष्ट्रपति उसको अप्रूव करेगा, जब अप्रूव कर देगा राष्ट्रपति तो उस विधानमंडल के पास भेजेगा उसको। ठीक है, जिस राज्य से संबंधित है उस राज्य के विधानमंडल के पास भेजा जाएगा। वो विधानमंडल क्या करेगा कि एक लिमिटेड टाइम में अपनी सिफारिश मांगेगा, राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति फिर लोकसभा में इसको दे देगा। तो जब भी ये विधेयक आएगा तो राष्ट्रपति की सहमति से ही अध्यादेश आएगा, पहली बात तो, और राष्ट्रपति इस अध्यादेश को राज्य के विधानमंडल में भेजेगा। वहां से जो सिफारिश आएगी वो सिफारिश लोकसभा को मानना बाध्य नहीं है। ठीक है, केवल उसके पक्ष को जानना चाहता है राष्ट्रपति, इसलिए राज्य को भेजता है, पर उसकी जो सिफारिश आती है उस सिफारिश को मानने के लिए राष्ट्रपति या लोकसभा बाध्य नहीं होती है। ठीक है, और अब यह पूछा गया कि किसके द्वारा कैसे प्रक्रिया होगी, तो ये सब कुछ होगा वो होगा साधारण बहुमत से। ठीक है, तो इसको साधारण बहुमत के द्वारा पास करा दिया जाएगा, ये इसका प्रोसेस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था भारत संविधान के अनुच्छेद 1(1) में संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
तो ये दिया था भारत राज्यों का संघ है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, भारत अर्थात हिंदुस्तान राज्यों का संघ है, या भारत केंद्र तथा राज्यों का संबंध है। तो आर्टिकल पहले में दिया होगा आपको कि भारत अर्थात इंडिया, है ना, हमारे संविधान में ही दिया हुआ है पहले में ही आर्टिकल में कि भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी कि बी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार। मैंने अभी आपको बताया था आर्टिकल 19(1) क में सूचना का अधिकार है और प्रेस की स्वतंत्रता दोनों दी है। ठीक है, और 19(1) क्या है? फंडामेंटल राइट, यानी कि मूल अधिकार हमारे। तो इसमें पूछा गया था कि सूचना का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार, सामाजिक, मूल अधिकार या व्यक्तिगत अधिकार। तो जो सूचना का अधिकार है वो क्या है? मूल अधिकार है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है? अब देखो इसमें दिया था जीएसटी, स्थानीय मेलों पर कर, सीमा शुल्क या भू राजस्व। तो देखो सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी तुम्हें पता ही है, राज्य लेगा। ठीक है, भू राजस्व नहीं ले सकता गांव, जीएसटी नहीं ली जा सकती, तो क्या बचा? स्थानीय मेलों पर कर। तो स्थानीय मेलों पर जो कर होगा वो किसके द्वारा लिया जाएगा? ग्राम पंचायत के द्वारा। अब एक क्वेश्चन आया था कि NFH 5 2019 से 21 के बीच जो गणना हुई थी उसमें शिशु मृत्यु दर क्या थी? मतलब सॉरी, सबसे कम किसकी थी? किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी? तो सबसे पहली बात तो आपको शायद ये पता नहीं चल रहा हो क्या है NFHS। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, तो ये सर्वे किया जाता है। इस सर्वे के द्वारा शिशु मृत्यु दर, जन्म कितना हो रहा है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे कम मृत्यु दर थी, वो मृत्यु दर सबसे कम थी केरल की। कितनी? केवल 7। और सबसे अधिक मृत्यु दर थी तो वो थी बिहार की 56। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? सबसे कम किसकी है? तो सबसे कम 7 थी, वो किसकी थी? केरल की। और सर्वाधिक किसकी है? वो बिहार की 56। ठीक है, अगला क्वेश्चन था स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया? तो आपको याद हो स्मार्ट सिटी मिशन था वो 27 अगस्त 2015 को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की थी स्मार्ट शहरों की, जिसके अंतर्गत शुरुआत में 100 का टारगेट रखा था, पर 100 ना होके कितने शहर लिए गए थे? 98, यानी कि 98 शहर थे जिनको चुना गया था। वो था 27 अगस्त 2015 को। तो इसमें केवल ईयर पूछा था, तो ईयर के हिसाब से सबसे सही आंसर क्या होगा? 2015। अगला क्वेश्चन है वो है भारत में वर्तमान मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन कौन करता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था। अब मौद्रिक प्रणाली होती है वो क्या होती है? मौद्रिक प्रणाली के अंतर्गत क्या किया जाता है कि कोई भी देश का जो बैंक होगा, सेंट्रल बैंक, किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होगा, वो सेंट्रल बैंक क्या करता है कि ब्याज दर को कम ज्यादा करने के लिए, ब्याज दर को कम ज्यादा क्यों करेगा? कि ब्याज दर को कम ज्यादा वो इसलिए करेगा कि जो मार्केट में मनी का फ्लो है, उस मनी के फ्लो को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दर में कमी और बढ़ोतरी की जाएगी। ठीक है, तो वो कौन करेगा? तो किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होगा। तो हमारा सेंट्रल बैंक कौन है? हमारा सेंट्रल बैंक है RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहते हैं, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा ग्रामीण गरीबी निवारण कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था? ठीक है, तो ये जो होगा इसका सही आंसर वो होगा डी, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, IRDP जो था, IRDP को सबसे पहले शुरू किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? वो 1978 से 1979 के बीच में शुरू किया गया था IRDP को। इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे थे उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो उन लोगों को रोजगार के लिए IRDP शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है सुंदरबन कहां पाए जाते हैं? ठीक है, तो सुंदरबन कहां पाए जाते हैं? इसमें दिया था ऑप्शन उष्ण कटिबंधीय, शुष्क पर्णपाती वन में पाए जाते हैं, ज्वारीय वन में पाए जाते हैं, कैशोरीना वन में पाए जाते हैं, या मरुस्थलीय वन में। तो सुंदरबन पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं? ज्वारीय वन में। एक बात हमेशा याद रखना, ज्वारीय वन कहां पाए जाएंगे? जहां गंगा, गोदावरी,
कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये पांचों नदियां जहां डेल्टा बनाती हैं उस डेल्टा में हमेशा गोदावरी वन पाए ज्वारीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, वो है ज्वारीय वन। तो इन पांचों नदियों के जो डेल्टा होगा उस डेल्टा में कौन से वन पाए जाएंगे, ज्वारीय वन। ठीक है, अब इनको सुंदरवन क्यों कहा जाता है, तो सुंदरवन इसलिए कहा जाता है कि वह सुंदरी नामक एक वृक्ष है, वो अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, इस वजह से इनका नाम पड़ा वो सुंदरवन पड़ा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात एक चीज और है, वो है विश्व का एकमात्र ऐसा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा जहां बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध भी है। अगला क्वेश्चन आया था आईसीसी महिला 2020 वर्ल्ड कप विश्व कप 2023 में किस स्थान पर आई। इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा एरर है। एरर क्या है कि या तो ये पूछता कि पूरा किस स्थान पर टूर्नामेंट हुआ, ठीक है, या तो इस पूरे टूर्नामेंट के बारे में पूछा जाता, या जैसा इसमें ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन के हिसाब से यह पूछा जाना चाहिए था कि फाइनल कहां हुआ। ठीक है, क्योंकि जो मैच हुए थे वो साउथ अफ्रीका में हुए, पर एक स्थान पे नहीं हुए, या इसमें साउथ अफ्रीका नहीं दिया है, तो ये इस हिसाब से हल्का सा इसमें एरर है। और इसका आंसर होगा वो होगा पोर्ट्सचरूम। ठीक है, पोर्ट्सचरूम में इसका फाइनल हुआ था जिसमें भारत विजयी हुआ है, चैंपियनशिप जीती है किसने, भारत ने। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में जो तुर्की में भूकंप आया था उसकी तीव्रता क्या थी। ठीक है, तो इसकी तीव्रता थी 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, है ना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय ने 8 फरवरी 2023 को अपने ही फैसले का आदेश देते हुए सिक्किम नेपाली लोगों को विदेशी मूल के लोगों का उल्लेख हटा दिया है। मतलब एक फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को, वो फैसला हटा दिया जिस फैसले में कहा गया था कि जो सिख नेपाली लोग हैं वो विदेशी मूल के लोग नहीं है, ये उल्लेख उठा दिया था। लेकिन सिक्किम में आंदोलन होने लग गए, इस वजह से इस सब अपने जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया। तो ये जो जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये दिया था 13 जनवरी 2023 को। ठीक है, और इसको वापस कब लिया, इसको वापस ले लिया 8 फरवरी 2023 को। ठीक है, एक इसमें अगला क्वेश्चन आया था कि भारत की G20 की जो अध्यक्षता भारत ने की है उसका थीम क्या था। तो इसका थीम था वो था वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया आपका महाउपनिषद से। ठीक है, किससे, महाउपनिषद से। और इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका होता है एक कुटुंब और एक भविष्य। कुटुंब जानते हो, कुटुंब आपने देखा हो पहले के जो बड़े बूढ़े लोग होते तो वो यूज करते थे, मतलब एक फैमिली एक कुटुंब बोला जाता था, तो वो एक कुटुंब होता था जो एक ही उस पर चले चले आ रहा है। अब पूछा था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 जो किस किस के बीच हुई है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है। और इसमें 4 शहर दिए हुए हैं, ये पूछा है कि किसमें नहीं हुई थी। तो देखो नागपुर में हुई थी, दिल्ली में हुई थी, अहमदाबाद में हुई थी, मुंबई में नहीं हुई थी। मुंबई की जगह क्या था वहां, धर्मशाला, धर्मशाला में हुई थी। ठीक है, ना कि मुंबई में। अगला, निम्न में कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है, तो कैश मेमोरी जो आपको याद होगा किसमें रहती है, वो सीपीयू में। ठीक है, सीपीयू में स्टोर की जाती है कैश मेमोरी, वो सबसे फास्ट होती है। अगला, एमएस वर्ड में खुली फाइल को प्रिंट दिया जाता है, तो एमएस वर्ड में खुली फाइल होती है इसको किससे दिया जाता है, कंट्रोल प्लस पी से, पी बोले तो प्रिंट। ठीक है, तो कंट्रोल पी से प्रिंट दिया जाता है। इसमें अगला क्वेश्चन था, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है। आपको याद हो अपने मोबाइल में आप कुछ भी सर्च करते हैं तो किस में सर्च करते हैं, एक ब्राउजर के अंदर जाते हैं ना। अपने मोबाइल में आपको कोई भी वेब पेज सर्च करना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एक ब्राउजर में जाएंगे। ये तो है नहीं कि आप गैलरी में जाके सर्च कर लेंगे या मैसेज पर जाके, आपको एक ब्राउजर के अंदर जाना पड़ेगा, वहां गूगल को चालू करेंगे आप तब सर्च करते हैं। तो ये किसके अंदर होगा, एक ब्राउजर में। ठीक है, एक पूछा इसमें कौन सा IP4 एड्रेस है। ठीक है, IPv4 एड्रेस के बारे में पूछा गया है। तो देखो जो IP4 होता है इसमें 3 चीजें होती हैं, एक एड्रेस होगा, उसमें एक प्रीफिक्स होता है, ठीक है, और एक नंबर ऑफ एड्रेस होते हैं। 3 चीज होती है इसके अंतर्गत। अब इसमें क्या पूछा गया था, इसमें एड्रेस पूछा था।
तो एड्रेस के देखने के लिए एक चीज होती है कि एड्रेस कभी भी होगा ना तो 0 से 255 के बीच होगा। ठीक है, जो नंबर दिए होंगे एड्रेस में वो 4 डिजिटल उसमें होते हैं डेसिमल में, और डॉटेड डेसिमल में जो 4 होंगे उनके अंदर एक चीज आनी चाहिए कि वो 0 से 255 के बीच होने चाहिए। ठीक है, एक ट्रिक है इसकी। अब आप देखो पहला ऑप्शन दिया था वो था 132.64.8.255, तो देखो ये चारों डिजिट किस में आ रही हैं, 0 से 255 के अंतर्गत, यानी कि यही सही होगा। अगला देखें ऑप्शन इसका तो 13.260 आ रहा है, तो 26025 से ऊपर निकल गया, तो इसका मतलब ये भी गलत होगा। तो सबसे बढ़िया इसको चेक करने की क्या था कि 0 से 255 के बीच जो संख्या आएंगी वो सारा सही होगा। IP4 एड्रेस की ये पहचान होती है। ठीक है, अब मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब बनाएगा तो किस पे बनाता है, रेटिना पे। ठीक है, ये कॉर्निया होता है, कॉर्निया जो हमारे सामने दिख रहा है आपको, ये पारदर्शी होता है जिसमें आपको दिखता है। कोई भी प्रतिबिंब बनेगा इसके पीछे रेटिना होती है, उस पर बनता है। ठीक है, तो इसमें हिंदी में दिया हुआ था वो दृष्टि पटल पर, तो दृष्टि पटल है मतलब यानी कि क्या है वो, रेटिना। ठीक है, कॉर्निया सबसे पहला हिस्सा होता है हमारे आंख का, जो बाहर की चीजें होती हैं भारी हिस्सा उसको रोकने के लिए मिट्टी वगैरह उनके लिए पारदर्शी होती है कॉर्निया ना, उसके पीछे होती है रेटिना। अब आया था ABO रक्त समूह की खोज तथा नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, वो कौन थे, तो ABO की खोज की थी। 4 समूह होते हैं हमारे, AB और O, इनकी खोज की थी, वो खोज की थी ऑस्ट्रेलिया के जीव वैज्ञानिक थे कार्ल लेजेंडर। ठीक है, कार्ल लैंडस्टेटनर ने की थी, कार्ल लैंडस्टेटनर 1900 में उन्होंने इसकी खोज की थी, और एक जर्मन वैज्ञानिक थे, ये सॉरी ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज की। ठीक है, एक क्वेश्चन है पूछा था कि निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है। अब देखो पहला दिया था रेडियो तरंग, तो रेडियो तरंग यांत्रिक तो है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक तरंग है। रेडियो जैसे आपके यहाँ आपके घर आसपास देखोगे तो रेडियो क्या है, एक यांत्रिक होता है कि इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो रेडियो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक हुआ। एक्स किरण कैसी हुई, इलेक्ट्रो। ठीक है, प्रकाश किरण कैसी हुई, इलेक्ट्रो। बची कौन सी, ध्वनि तरंग, तो वो कौन सी तरंग होगी, यांत्रिक तरंग। ठीक है, यांत्रिक तरंग। अब अगला क्वेश्चन है कि सार्क शिखर सम्मेलन 2023 में किस स्थान पे होगा, तो ये प्रस्तावित है अभी, और प्रस्तावित है इस्लामाबाद में, पाकिस्तान। इसमें एक चीज है कि अब इसमें भारत शामिल होगा कि नहीं होगा, ये सोचने की बात है, पर भारत इसमें शामिल नहीं होना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं है, भारत वर्चुअली भी इसमें शामिल हो सकता है, और बहिष्कार करना चाहे तो कर सकता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आया था, और पल्लव शासक ने मत्तविलास प्रहसन की रचना की थी, तो पल्लव शासक ने की थी, वो थे मत्तविलास की रचना करने वाले महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम ने इसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन आया था, बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष में हुआ था, तो बोस्टन टी पार्टी की घटना याद है अमेरिका में आपको कब हुई थी, वो हुई थी 16/1773 में। ठीक है, 16 तो इसमें सन पूछा हुआ था। एक और क्वेश्चन आया था, क्रांतिकारी चटगांव शस्त्रागार हमले में सम्मिलित थे, तो आपको बहुत अच्छे से चटगांव का पता होगा कि सूर्यसेन ने ही इसका नेतृत्व किया था, और चटगांव में जो शस्त्रागार था उस पर हमला किया था, वहां से हथियार लूटने थे। ठीक है, तो हथियार लूटने के लिए हमला किया था, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाए थे, और इसका नेतृत्व कर रहे थे, कौन कर रहे थे, सूर्यसेन। ठीक है, तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है। अब इसमें पूछा किस भवन का निर्माण बादशाह अकबर ने नहीं करवाया था। ठीक है, अब फतेहपुर सीकरी में पूछना चाह रहा है। देखो मोती मस्जिद है, वो मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई, और ये स्थित है वो कहां है, आगरा का जो लाल किला है उसमें। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में नहीं है, क्योंकि फतेहपुर सीकरी जो है वो आगरा से 30 से 35 किलोमीटर और ऊपर है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आगरा ही पड़ता है, लेकिन आगरा से 30-35 किलोमीटर ऊपर। जो आपका फोर्ट बोला जाता है, फोर्ट है वो आगरा में है, तो जो मोती मस्जिद है वो फोर्ट में है। ठीक है, पंचमहल तो जो इसमें नहीं बनवाया था इन्होंने वो था जोधाबाई का महल। क्या, जोधाबाई का महल, तो जोधाबाई का महल अकबर ने नहीं बनवाया था। ठीक है, मतलब फतेहपुर सीकरी में नहीं है वो।
अब एक और आया था इसमें, निहिलिज्म का विकास किस देश में हुआ? तो निहिलिज्म एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जिसको हिंदी में बोला जाता है शून्यवाद। ठीक है, तो शून्यवाद का जो विकास हुआ वो 12वीं शताब्दी के करीब में हुआ था और रूस में हुआ था, है ना, शून्यवाद का सिद्धांत। ठीक है, रूस में। इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? शून्यवाद का सिद्धांत। अब एक और आया था आपका, एस्ट्रोलेब नामक उपकरण का आविष्कार किसके लिए है? तो एस्ट्रोलेब होता है वो समय की गणना के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? समय की गणना के लिए। ठीक है, समय की गणना के लिए किया जाता है ये। अब इसमें ऑप्शन दिए थे, अक्षांश देशांतर, पृथ्वी का आकार, सागर की गहराई या सूर्य एवं तारों की स्थितियां। तो समय की गणना यानी कि सूर्य एवं तारों की स्थिति ही पता चलती है, जिससे ही समय की गणना होती है। ठीक है, तो सूर्य एवं तारों की स्थिति, इसका जो ऑप्शन होगा वो ठीक होगा। ठीक है, और इसमें से रूपांतरित चट्टान नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो रूपांतरित चट्टान कौन सी होती है? जो चट्टानें रासायनिक क्रिया द्वारा टूट फूट हो जाती है उनमें, और एक चट्टान टूट फूट होने से एक नई चट्टान बन जाती है, वही होती है रूपांतरित चट्टान। ठीक है, तो इसमें देखो संगमरमर, एक लेयर से संगमरमर बनती है राजस्थान में, आप देखेंगे तो। ठीक है, ग्रेनाइट, सिस्ट, जो बचा क्वार्टजाइट, ये 4 ऑप्शन थे। तो देखो संगमरमर भी लेयर से बनता है, क्वार्टजाइट का भी यही होता है। ग्रेनाइट है जो, ग्रेनाइट वो आग्नेय सेल है। कैसी सेल है? आग्नेय। बाकी ये सब जो बन रही हैं वो रूपांतरित हैं, मतलब कि इनका जो प्रोसेस है वो एक बार में पूरा नहीं हुआ। किसी भी चीज के टूटने से अगला हिस्सा बना, लगातार अगला हिस्सा बना, उससे रूपांतरित सेल बनती हैं, चट्टान। ठीक है, एक पूछा इसमें धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात किस पे है? वो है नर्मदा नदी पे, और कौन से राज्य में पड़ता है? वो पड़ता है एमपी में। ठीक है, इसका नाम धुआंधार क्यों पड़ा? क्योंकि लगभग 40-50 फीट ऊपर से इस पर पानी गिरता है, और पानी जब नीचे स्पीड में गिरता है ना तो एकदम धुएं से निकलने लगते हैं, पानी के धुएं से बन जाते हैं, और उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा धुआंधार प्रपात। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन है एक रेड क्लिफ। ये क्वेश्चन विवादों में हो सकता है, रेड क्लिफ रेखा किस किस के बीच है? ओरिजिनल में तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है, पहली बात तो। ठीक है, अब इसमें भारत और पाकिस्तान का ऑप्शन नहीं दिया है। यदि हम इसे पुराने इतिहास से जोड़ के देखें रेड क्लिफ को, तो रेड क्लिफ रेखा बनी थी, वो बनी थी 1947 में। ठीक है, जब पाकिस्तान एक ही था, लेकिन 1971 में क्या हुआ कि पाकिस्तान के 2 पार्टीशन हुए, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। जो पश्चिमी पाकिस्तान था उससे बना बांग्लादेश, नहीं सॉरी, पश्चिमी पाकिस्तान से पाकिस्तान ही बना, और जो पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान से बना बांग्लादेश। ठीक है, अब रेड क्लिफ की पश्चिमी सीमा है वो तो पाकिस्तान से लग रही है, और जो पूर्वी सीमा है वो किससे लग रही है? बांग्लादेश से। तो इस आधार पर हम इसको सही मान सकते हैं। हो सकता है आयोग इसको हटाए या क्या माने। ठीक है, यदि हम थोड़ा सा अंदर जाके देखें तो इसका ऑप्शन बांग्लादेश और भारत सही होगा। भारत और बांग्लादेश भी ठीक है, लेकिन आयोग क्या मानता है वो देखा जाएगा। ठीक है, एक पूछा बेलेडिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बेलेडिला पड़ता है छत्तीसगढ़ में, और किसके लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि देखो वहां कोयला मिलता है, और जब कोयला मिलेगा तो लोहे अयस्क भी मिलेगा, है ना। तो लोहे अयस्क की खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए? लोहा अयस्क की खान के लिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए। आगे हम इसी के साथ उत्तराखंड के प्रत्येक एग्जाम के लिए आपको जीएस, उत्तराखंड जीके और सारी चीजें पढ़ाएंगे, मैथ, हिंदी, सब कुछ लेके आएंगे धीमे धीमे आपके लिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा। और ऐसा कंटेंट जो हम आपको देंगे वो कोई नहीं देगा, गारंटी लेते हैं, जो सिलेक्टेड होगा। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा पढ़ाने का तरीका जो एक आपको हमने डेमो के रूप में दिखाया आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और आने वाले 2-4 दिन में हम जल्दी क्लास शुरू करेंगे इस पर भी, सारी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ठीक है, पूरा शेड्यूल दे दिया जाएगा कि कब कौन सी क्लास होगी, कब जीएस पढ़ाया जाएगा, कब उत्तराखंड, और आपके एग्जाम भी आने वाले हैं अगले 2-3 महीने। अभी कैलेंडर डाला ही है, जैसे बंदरोगा है और सचिवालय में था ही, तो ये 2-3 पोस्ट आपकी आने वाली हैं जिस पे हम लोग आपको पढ़ाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।